गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ रहे थे और रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर हम लोगों ने शुरू किया था अपना टॉपिक लीव सैलरी एनकैशमेंट। लीव सैलरी एनकैशमेंट के हमने ट्रीटमेंट समझे थे, उसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट जो है वो करने वाले हैं ग्रेचुटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ओके जी, सेक्शन 10 क्लॉज 10। ठीक है जी, ये हमारे पास में जो है वो ग्रेचुटी है। ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर लॉन्ग एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अपनी कॉपी में लिखिएगा ऊपर, सबसे ऊपर हैशटैग ग्रेचुटी। ठीक है जी, और लिखिएगा इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर लॉन्ग एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है जी, लंबे समय तक काम करने के लिए हमारा एम्प्लॉयर हमारे को क्या देता है? ग्रेचुटी देता है। तो चलिए इसके प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए ये देखें। सेक्शन 10 के अंदर क्लॉज 10 हमारे को क्या कहता है, देखना जरा। बोला जाता है कि अगर ग्रेचुटी रिसीव की जाती है ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूशन ऑफ सर्विस पीरियड, यानी कि एम्प्लॉय ने बहुत अच्छे समय तक, बहुत लंबे समय तक काम किया और एम्प्लॉयर ने क्या बोला कि मैं आपको कुछ ग्रेचुटी देना चाहता हूं, कुछ साउंड अमाउंट देना चाहता हूं। ठीक है जी, तो वो उसको ग्रेचुटी के नाम से दे सकता है, वो उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। ठीक है जी, अब हमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय होने चाहिए तब उनको जो है ग्रेचुटी रिसीव होती है। कोई हमसे ये नहीं पूछने वाला कि ग्रेचुटी एक्ट में क्या प्रोविजन बताए गए हैं। हमें ग्रेचुटी नहीं पढ़ना, ग्रेचुटी के ऊपर टैक्सेबल ट्रीटमेंट पढ़ना है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। ठीक है जी, हम टैक्सेशन का पेपर देने जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, लॉज का पेपर देने नहीं जा रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉ का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, या कोई और पेपर नहीं देने जा रहे हैं जिसके अंदर कि हम लेबर लॉ के अंदर ये सब चीजें हम करें। तो अपने दिमाग को ना सबसे पहले तो शांत कर लो कि ग्रेचुटी, इतना ही समझ लो बस कि ग्रेचुटी इज अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर लॉन्ग एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। क्योंकि कोई भी तुमसे ये नहीं पूछने वाला कि ग्रेचुटी क्या है, कब अप्लाई होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किस तरीके से दिया जाता है। बस देने के बाद की कहानी पूछ रहे हैं वो तुमसे कि दे दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, अब आगे के टैक्स ट्रीटमेंट क्या होंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, तो अगर ये ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिलती है एम्प्लॉयर से ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूशन ऑफ सर्विस पीरियड, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। हम नहीं पूछेंगे कि एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर ग्रेचुटी रिसीव होती है आफ्टर रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के बाद रिसीव हो रही है, तो हम पूछते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और एज यूजुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मजे में है, फुल्ली एग्जाम्प्ट, नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है जी, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, अभी केवल समझो, ये डायग्राम बनाने का समय मैं दूंगा आप लोगों को अभी थोड़ी देर में। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो हम पूछेंगे, क्वेश्चन बताएगा हमारे को कि वो कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है या नहीं है। जब तक क्वेश्चन ना बोले हम क्या मानते हैं? एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। यानी कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूल्स एप्लीकेबल करना। अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो हम क्या मानते हैं? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसी तरीके से अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो हम इसको अनकवर्ड मानते हैं, नॉट कवर्ड के अंदर केस लेते हैं। कवर्ड होगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। ठीक है जी, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर क्या प्रोविजन है? अगर वो कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, तो इन तीनों में से, जो अभी तीनों बताने जा रहा हूं, इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वो टैक्सेबल होने वाला है।
वो एग्जम्प्ट होने वाला है, सॉरी, लीस्ट ऑफ 3 शैल बी एग्जम्प्ट। तो जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ होगा ग्रेचुइटी में से, उसमें से इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वो माइनस कर देंगे, रिमेनिंग आउटर कॉलम में आ जाएगा, टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए ये 3 पढ़ते हैं। ये 3 है क्या? एक्चुअल अमाउंट रिसीव ₹20 लाख, यानी कि ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव था, मैक्सिमम अमाउंट जितना हमने रिसीव किया वो एग्जम्प्ट हो सकता है। नंबर 2, लिमिट है हमारे पास में 20 लाख रुपए की। ठीक है सर। अब थर्ड पॉइंट को सर आपने ऐसे क्यों लिखा है? कि केवल समझाने के लिए लिखा है। बुक में पता है क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी प्रायर टू हिज रिटायरमेंट। ये थर्ड ऑप्शन है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, 15 डेज सैलरी प्रायर टू रिटायरमेंट फॉर ईच नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये लिखा हुआ है। अब ऐसा पढ़ने से ना हमारे को समझ नहीं आता, तो हमने इंटरप्रिटेशन किया। मतलब वो कहना क्या चाहता है, पहले उसका हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। वो कहता है जितने भी साल तुमने काम किया है ना, थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया? जितने भी साल तुम काम करते हुए आए हो ना, उस हर एक साल की 15 दिन की सैलरी हमें लेनी है। अब अगर प्रोविजन ना दिए हुए हो फर्दर, तो हमारे सिर में दर्द हो जाएगा। क्यों दर्द हो जाएगा? अरे सर, इतने सालों से काम करता हुआ आ रहा है, इतना बड़ा डाटा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, उसकी सैलरी पता नहीं कितनी बारी बड़ी होगी, घटी होगी, घटी तो नहीं होगी, खैर बड़ी ही होगी। पढ़ाया था ना हमने, बेसिक सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट्स होते हैं, तो कितनी बारी उसकी सैलरी बड़ी होगी इन सालों के अंदर। मान लो 30 साल से वो काम कर रहा था और उसको ग्रेचुइटी रिसीव हुई, तो इसके ऊपर भी लॉ बनाया गया। ठीक है जी। नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड को कैलकुलेट करते समय हमें पता लगता है कि भाई साहब जो हैं, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, वो 18 साल 9 महीने बाद रिटायर हुए थे। तो इसको 18 मानूं या 19 मानूं, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट के अंदर जहां पे सिर्फ इतना लिख करके छोड़ दिया गया, क्या लिख करके छोड़ दिया गया? 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर मैं ऐसा यहां पे लिख देता तो आपको कैलकुलेशन करने में ये सारी दिक्कतें आती। और एक और दिक्कत आती कि सर सैलरी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बेसिक सैलरी? तो इन्हीं सबका निदान करने के लिए आप लोगों को यहां मतलब बताया गया। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, अपने मन से बताना, 15 डेज का मतलब क्या होता है? 15 डेज का मतलब 15/30 होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? और मुझे आवाज आनी चाहिए तुम लोगों की, गरारे करो अगर आवाज नहीं निकलती है तो। 15/30 को मैं बोल सकता हूँ 15 डेज सैलरी। यस सर। रूल्स कहते हैं 4 संडे आते हैं उसको एक्सक्लूड कर दो, तो यहां क्या बन जाएगा? 15/26। ठीक है जी। 4 संडेज को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है ये? 15/26। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 15/26, यानी कि इन 15 दिनों की सैलरी के अंदर से हमने जो थे महीने के 4 संडे अलग कर देने थे, तो 15/26 हो गया। ठीक है जी, एक महीने के अंदर 4 संडे आते। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पर मंथ लेंगे तभी तो हाफ मंथ की सैलरी आएगी ना। अगर गलती से यहाँ पे 1 साल की सैलरी ले ली तो बाबू यहाँ उसका आधा यानी कि 6 महीने की सैलरी आ जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट ये है पूरे चार्ट के अंदर जो तुमसे कैलकुलेशन करवाने वाला है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखना, सैलरी पर मंथ लेना है। अच्छा ठीक है सर, सैलरी पर मंथ ले लेंगे, लेकिन हर साल की सैलरी कहां से लेके आए? उसके लिए रूल्स बोलते हैं कि जो लास्ट विड्रॉन सैलरी है ना, लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसी को आपकी सैलरी माना जाएगा इस कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है जी, लास्ट ड्रॉन सैलरी को ही हम आपकी सैलरी मान लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, इधर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है जी, लास्ट ड्रॉन सैलरी को हम सैलरी मानेंगे। ठीक है सर, ओके।
लास्ट ऑन सैलरी को हम सैलरी मान लेंगे, लेकिन इसके कंटेंट क्या होंगे? तो रूल्स कहते हैं बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट और फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स, इन तीनों का एग्रीगेट आपने लेना है जो लास्ट टाइम आपने विड्रॉ किया था, जो लास्ट टाइम आपने विड्रॉ किया था। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे सैलरी पर मंथ लेनी है नंबर 1, 15/26 लेनी है, और सैलरी का मतलब ये तीनों का एग्रीगेट है। नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड से। ठीक है सर, अगर हमारा जो एम्प्लॉई है वो 19 साल 6 महीने 2 दिन में रिटायर हुआ है, तो पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शैल बी ट्रीटेड एज फुल ईयर, लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर 20 ईयर्स लेंगे इसको। अगर 19 ईयर्स 6 मंथ्स में रिटायर हो गया है तो सर इसको 19 ईयर्स लेंगे। देखो आप खोल करके, पार्ट इन एक्सेस, एक्सेस लिखा है, एक्सेस तो एक्सेस होना चाहिए ना। ठीक है जी, अगर यहां पे हुआ 19 साल 2 महीने, 19 साल ले लेंगे, 19 साल 12 महीने को क्या ले लेंगे सर? 20 साल ले लेंगे। वैसे भी 12 महीने का मतलब पूरा साल ही होता है, वो तो मैं आप लोगों की नींद खुलवाने के लिए बोल रहा था। वैसे मेरे ख्याल में मेरी क्लास से पहले अकाउंट्स की क्लास हो चुकी है, तो उसमें आपकी नींद खुल गई होगी। सुबह सुबह संडे को क्लास लेने का ये तो होता ही है ना नुकसान, कि आधे बच्चे तो नींद में होते हैं। अच्छा जी, खैर कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, हम सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप हमसे ऐसा मत सोचिए। अब हम कोई फाउंडेशन में थोड़ी हैं, अब तो हम इंटर के अंदर आ चुके हैं और थोड़े दिनों में फाइनल में जाने वाले हैं। तो सिंसियरिटी तो हमारे अंदर है, संडे हो या मंडे, रोज खाएं डंडे, है ना। मेरे बचपन की ऐड है ये, डंडे नहीं अंडे होता है सब। अच्छा सुनो, ये ग्रेचुटी के हमने ये प्रोविजन बनाए, और ये मेरे को प्लीज बता दो कि अगर किसी को ये वाले पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बोलो। इस वाले पॉइंट में किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे। पहले मेरे को ये बताओ, बात समझ में आ गई कि रूल्स क्या कह रहे हैं? क्लियर है हर Yes, sir, पॉइंट आ का गई। मतलब? अरे हाँ बोलो, या Yes, तो sir, ना clear. बोलो। सर Yes, sir, clear है. क्लियर है सर। यस क्लियर ठीक है ना। तो जब मैं पूछता हूं तो हाँ बोला करो या तो ना बोला करो, दुनिया में 2 ही चीजें बनी है। ठीक है ना। और मैं हमेशा कहता हूं, देखो मैं अपने हाथ में कभी भी गन नहीं रखता हूं, किसी को गोली नहीं मारी जाएगी। अगर कोई दोबारा भी पूछ लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चलो हमें ये समझ में आ गया। कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का पॉइंट ये वाला समझ में आ गया हमारे। अच्छा, नॉट कवर्ड, अगर नॉट कवर्ड हो, रूल्स पढ़ लेते हैं अभी केवल। ठीक है जी, नॉट कवर्ड हो तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं ये है सर हमारे पास में रूल्स, ये कहते हैं कि अगर उसने ग्रेच्युटी रिसीव कर ली और वो अनकवर्ड था ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर, ठीक है, और उसने ग्रेच्युटी रिसीव कर ली और वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो क्या उसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट होगा? नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव, नंबर 2 20 लाख रुपीस, मतलब ये पहले दोनों वही वाले हैं। नंबर 3 यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं, यहाँ पे ना संडेज को इंक्लूड करते हैं हम, तो यहाँ पे मैंने 15/30 की जगह क्या लिख दिया? हाफ। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी ना सेम लैंग्वेज ही लिखी हुई है थर्ड पॉइंट के अंदर, 15 days एवरेज पे फॉर ईच नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे था सैलरी पर मंथ और यहाँ पे है एवरेज सैलरी, एवरेज पे। एवरेज पे मतलब 10 मंथ्स का एवरेज प्रायर टू रिटायरमेंट। समझाता हूं, पहले तो ये हाफ 15/30 आधा हो गया। अब हमारे को ना सैलरी लेनी है, एवरेज सैलरी लेनी है, 1 महीने की ही लेनी है, लेकिन किस एवरेज के ऊपर? वो पिछले, जब से ये पर्सन रिटायर हुआ है उसकी रिटायरमेंट से पहले के 10 मंथ्स लेने हैं, उसमें उसकी सैलरी क्या रही उसका एवरेज लेना है, उसका एवरेज लेना है। ठीक है जी, उसका एवरेज लेना है, उसी को बेस मानना है। और इसके सैलरी के कंटेंट के अंदर क्या आएगा? सैलरी के कंटेंट के अंदर आएगा सर बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट और फिक्स कमीशन ऑन सेल्स, यानी कि वही तीनों चीजें जो हमने अभी देखी, बेसिक सैलरी, डीए का रिटायरमेंट वाला पोर्शन और फिक्स कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है जी, ये तीनों चीजें लेंगे पिछले 10 महीने की, जब से ये रिटायर हुआ था
10 महीने से मल्टीप्लाई करके 10 महीने का निकाल देंगे और उसके बाद एवरेज कर लेंगे उसका डिवाइड बाय 10 करके। सर मल्टीप्लाइड बाय 10 एवरेज डिवाइडेड बाय 10 हो सकता है ना इसकी सैलरी फ्लक्चुएटेड रही हो तो फिर एवरेज कुछ चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी लेनी है हमारे को, लास्ट विड्रॉन सैलरी नहीं लेनी, ध्यान रखना दोनों के अंदर। अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, डरना मत बिल्कुल भी, करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा। बस अभी केवल प्रोविजन समझो, प्रोविजन का मतलब समझो कि एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, दिमाग में याद करना है, क्योंकि याद करेंगे, मन में याद करेंगे तभी तो हम वहां पे उसकी क्या नाम है एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो इसका मतलब पिछले वाले के अंदर क्या था, लास्ट विड्रॉन सैलरी था, और यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, एवरेज ऑफ 10 months प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, और कंटेंट दोनों का सेम, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट और फिक्स कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है सर। नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, वहां पे क्या था, हम कहते थे पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 months शैल बी ट्रीटेड एज फुल ईयर। यहाँ पे हम कह रहे हैं इग्नोर फ्रैक्शंस, यानी कि राजा बाबू अगर रिटायर हुए हैं 19 साल 9 महीने में तो इसको 19 साल ही काउंट किया जाएगा, 19 साल 2 महीने में तो भी 19 ही काउंट किया जाएगा, और 19 साल 12 महीने को हम क्या बोलेंगे जी, 20 साल। ये तो केवल मजाक के लिए था, 19.12। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो ये इस तरीके से हमें जो है वो काम करना है। तो प्रोविजंस हम लोगों ने समझे, प्रोविजंस हम लोगों ने समझे, और आपसे मैं गुजारिश करूंगा एक बार इसका प्रॉपर चार्ट बना लीजिए इस तरीके से, ताकि आपको दिक्कत ना आए, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जल्दी से बना लो। ये दिख रहा है आप लोगों को, अपने हिसाब से जूम कर लो अपनी स्क्रीन को। जो बच्चा रिकॉर्डेड देखेगा वो नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ये देखो, ये रहा पहला। चलो आप पहले बना लो, जब मुझे कहोगे तो मैं स्क्रॉल अप कर दूंगा। बना लो आप लोग। इसको भी बना लो अब। Done, sir. देखिएगा जी, क्वेश्चन बनाया हमने। मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी ₹10,000 per month, DA 20% of basic salary, out of which 50% forms the part of retirement benefit। ठीक है जी, यानी कि उसको 20% मिल रहा था बेसिक सैलरी का, और उसका जो क्या नाम है 50% है। 1,000 रुपए मतलब। हाँ,
20% जो है बेसिक सैलरी का मिल रहा था, बेसिक में 2,000 रुपए हो गया ना, और उसका आधा जो था यानी कि 1,000 रुपए वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था। उसकी कमीशन फिक्स थी 5%, और ड्यूरिंग द ईयर जो सेल थी वो 50 लाख थी। 1/3/2022 को वो रिटायर हो गया और उसने 15 साल 9 महीने तक काम किया था कंपनी में, और रिटायरमेंट के बाद उसको ग्रेचुटी रिसीव हुई है 15 लाख रुपए और 25 लाख रुपए, और पेंशन उसको 7,000 रुपए पर मंथ मिलने लगी। उसकी सैलरी इनकम हमने कंप्यूट करनी है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कवर्ड वाला, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉट कवर्ड वाला। ठीक है जी, तीनों केसेस में। अच्छा, अब सुनो, ये क्वेश्चन अभी मुझे कुछ बढ़िया सा लगा नहीं। ठीक है सर, आप ही ने तो बनाया। हाँ मैंने बनाया, बिल्कुल बनाया मैंने, लेकिन इसके अंदर मुझे थोड़ा सा और मसाला डालने का मन कर रहा है, मैं डाल देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। एक सेकेंड। हाँ जी, जरा लास्ट लाइन के अंदर चेंज कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपको एवरेज का भी इफेक्ट दिखाना है ना, वरना आपको सब कुछ सेम सेम लगने लग जाएगा। ये है सर हमारा प्रॉपर क्वेश्चन। तो लास्ट लाइन के अंदर मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है हिज बेसिक सैलरी अप टू 1 सितंबर 2021 was 8,000 पर मंथ। ठीक है जी, 8,000 रुपए पर मंथ थी उसकी बेसिक सैलरी, और उसके ऊपर बेस्ड उसका डीए भी बदल जाएगा। अब हमें कंप्यूट करना है इन सब केसेस के अंदर। क्वेश्चन लिख लिया आई गेस आप लोगों ने? ठीक है, चलो जी, सबसे पहले तरीके से अपना जैसे हम काम करते हैं, ऊपर हेडिंग लिखेंगे, पहले मेन कंप्यूटेशन की बात करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर। अब यहां पे हम लिख सकते हैं 22-23, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 21-22 का क्वेश्चन है ना, तो 22-23 में इसका असेसमेंट होने वाला, असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है सर, ओके, ऐसे हम लिख लेंगे। अच्छा जी, अब हम अपने कंटेंट लिखेंगे। नंबर 1 है हमारे पास में बेसिक सैलरी। बताइएगा उनको बेसिक सैलरी मिली है 1/4/2021 से, और फिर जो कि रिवाइज हो गई है 1 सितंबर 2021 से 1 मार्च 2022 तक। 1/4/2021 से 1 सितंबर से पहले क्या होता है जी? 31 जुलाई, अगस्त, सॉरी क्या हो गया मुझे सर 31/8/21 तक सर, ये तो 31 अगस्त 2021 तक इनकी बेसिक सैलरी थी 8,000 रुपए पर मंथ। इसके बाद जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था वो था हमारे पास में 10,000 रुपए पर मंथ, है ना। जहां कुछ समझ में नहीं आए ना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से तसल्ली से पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और इसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने, और फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 महीने। सर 6 महीने होगा ना? 6 महीने होगा, 6 महीने, हाँ 6 महीने। ठीक है जी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ 1 मार्च को तो रिटायर ही था ना वो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 40,000, इधर हो गया 60,000, कितना हो गया बाबूजी टोटल? 1 लाख रुपए। ओके, ये तो थी बेसिक सैलरी नंबर 1। नंबर 2 डीए,
और यहां गलती से डीए रिटायरमेंट मत लिख देना, क्योंकि डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है। 1 लाख रुपए का 20% इनको डीए मिला होगा, मानते हो? और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो 20,000 रुपए आउटर कॉलम में आ गए। वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला तो कब लेंगे, जब हम कोई कंप्यूटेशन करेंगे सैलरी की, तब। ठीक है सर। आगे फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स 50 लाख रुपए की सेल हुई थी ड्यूरिंग द ईयर। हाँ सर। 5% कमीशन थी। हाँ सर। और कितने महीने के लिए मिली इसको? सर 11 महीने के लिए, क्योंकि 11 महीने बाद तो ये रिटायर हो गया। कितना हो गया? 2,29,166 229,166। ठीक है सर। और अब इसको मिल रही है सर ग्रेच्युटी। कितना रिसीव कर रहा है ये ग्रेच्युटी पे? सर 25 लाख। अच्छा जी। एग्जाम्ड कितना होगा? अगर मैं केस 1 की बात कर रहा हूं तो कितना एग्जाम्ड होगा बोलो? फुल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा एग्जाम्ड हो जाएगा। ठीक है जी। वैसे अभी के लिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है, मतलब 20 लाख से ऊपर ना मिले ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये तो था केस 1। अभी तो आसान था, इसको हटा देते हैं, भगा देते हैं यहां से। केस 2 करते हैं जी अपना, जहां पे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। ये केवल समझाने के लिए, इतना इजी नहीं आने लगा तुम्हें, सपना भी आए तो उठ जाना। ठीक है, केस 2। केस 2 के अंदर क्या है हमारे पास? एग्जाम्प्ट निकालना है हमने। ठीक है सर, निकाल लेंगे। केस 2 किस चीज का है? केस 2 है हमारे पास में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जो कि नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट था, और 3 जो कि कवर्ड था। ठीक है, पहले ये हमारे प्रोविजंस थे, हमने अच्छी तरह से याद कर लिए। ठीक है, पहले कवर्ड को निकाल लेते हैं, बाद में अनकवर्ड को निकालेंगे, कि तो पहले ना केस 3 कर लेते हैं। केस 3 इज इजियर देन केस 2। तो जहां पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और कवर्ड था अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अब ये रहे हमारे प्रोविजन, लीस्ट ऑफ 3 शेल एग्जाम। आ जाओ जी, करते हैं कंप्यूटेशन। ना केवल हमें प्रोविजन लर्न करने हैं, बल्कि हमारे को करके भी दिखाना है। ठीक है, एग्जम्प्टेड अमाउंट निकाल के दिखाना है। आओ जी, तरीके से करेंगे एकदम। कंप्यूटेशन ऐसा लिखेंगे ऊपर हेडिंग में। ये किसकी हम कर रहे हैं जी? केस 3 की, है ना? केस 3 कर रहे हैं हम। ये कंप्यूटेशन ऑफ exempted amount of gratuity in case of non-government employee who is covered। सृजन बेटा अपना वो बंद कर ले माइक। who is covered under payment of gratuity act। ठीक है सर। अब क्या कहते हैं इसके रूल्स? इसके रूल्स कहते हैं लीस्ट ऑफ 3 shall exempt। नंबर 1, actual amount received।
जो कि है ₹25 lakhs। ठीक है सर। नंबर 2, द लिमिट which is 20 lakhs। Number 3, 15/26 into salary per month into number of years completed। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड राजा बाबू के कितने थे क्वेश्चन के अंदर, बोलो। ये देखो 15 साल 9 महीने। क्या लोग हैं यहाँ पे? 15 लोग हैं या 16 लोग 16 हैं? years 16 ईयर्स years लेंगे सर। हमें कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, 15/26 एज इट इज लिख दूंगा। सैलरी पर मंथ लेना है। आओ जी कंप्यूट कर लें एक अलग से बना करके। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस of computing exempted amount of gratuity in case of non-government employee not covered under, sorry, covered under पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अरे सर ये हेडिंग ऐसे लिखनी पड़ेगी हमारे को? इतना बड़ा लिखना पड़ेगा? हाँ मेरे बच्चों, तुम वहां पे ऑडिट रिपोर्ट बनाने जा रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तुम। ये एज्यूम करना हर चीज की क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, वरना नंबर कट जाएंगे। ओ माय गॉड। हाँ बेटा, चाहे भगवान को याद करो चाहे किसी को भी याद करो। अब सैलरी का मतलब क्या होता था यहाँ पे? लास्ट विड्रॉन बेसिक सैलरी। हाँ जी बोलो। लास्ट विड्रॉन बेसिक सैलरी में 8,000 ले लूं या 10,000 ले लूं? बोलो बोलो। जैसा तुम कहोगे वैसा कर लूंगा, जल्दी बताओ। सर 10,000 सर। सर 10,000 लीजिए, क्योंकि लास्ट विड्रॉन तो वही है ना। ठीक है जी। अब डीए का रिटायरमेंट वाला पोर्शन लेना है, तो डीए का रिटायरमेंट वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए का 10,000 इंटू उसका 20% और उसका फिर 50%, है ना? तभी तो डीए रिटायरमेंट आएगा। तो 1,000 रुपए आ जाएगा। अच्छा, फिर फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स, कितनी थी हमारी फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स? 22,9,166। 22,9,166। अगर 11 महीने की है तो बताओ एक महीने की कितनी होगी? जल्दी से बता दो। बोलो। 20,833 20,800 33 हाँ 33 अब इसका टोटल बता दे फटाफट से। सर 31,833 है ना? यस सर। बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पे जो हमारे वर्किंग नोट से आया है, 31,833। जल्दी से सॉल्व करके बता दो कितना आ गया ये अमाउंट। 2,93,843 2,93,823 43 43 43।
हाँ जी, सबसे छोटा कौन सा वाला है? 25 लाख, 20 लाख या 2,93,843? सर ये जीत थर्ड गया। वाला। सोचो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सोचो। तुमने पूरा कैलकुलेशन किया थर्ड पॉइंट को निकालने के लिए और सेकंड पॉइंट छोटा आ जाए। होए 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 होए, कितना गुस्सा आएगा। नहीं बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। सोचो, हम भावुक थे उसके पीछे, उसके ऊपर हमने इतना टाइम लगाया और सेकंड पॉइंट छोटा आ जाए, कितना गुस्सा आएगा। खैर, हमारे पास में ये अमाउंट आया 2,93,843। 43 था कि 6 था? सर 3 था। 3 था, ठीक है। तो आउटर कॉलम में कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, जल्दी बता दो। 22 माइनस करके कितना? 22,06,157. 137। Sir, 22,06,157. 06157. 06157. 157। Yes, sir. 157. ओके, ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। ये केस 3। चलो एक काम करो, पहले केस 3 को नोट कर लो। ये तो तुमने किया ही होगा मेरे ख्याल में। ये नोट किया, इसको नोट करो 1 सेकेंड में, यस सर, जल्दी कर से लिया नोट 3 करो। वाला। ये कर लिया ना? ठीक है। यस सर। अब ये वर्किंग नोट ये रहा, क्योंकि मैं इसी के अंदर चेंजेस करके अपना काम चला लूंगा ना फिर। ये लो, करो, ये वर्किंग नोट को भी नोट करो। अब हमारे को करना है केस 2। केस 2 में मैं क्या लिखूंगा? कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज कवर्ड। ओ, नॉट कवर्ड। पहले वाला कवर्ड था ना, उसको नॉट कवर्ड कर दूंगा। नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। लीस्ट ऑफ 3 shall exempt. नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव, नंबर 2 ₹20 lakhs, नंबर 3 यहाँ पे 15/26 को मैं क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। हाफ इनटू, और सैलरी पर मंथ को क्या कर दूंगा यहाँ पे? एवरेज पे। ठीक है जी, एवरेज पे, एवरेज सैलरी। ठीक है, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर को वही रहने दूंगा। यहां पे जो चेंजेस आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। मुझे क्या करना होगा? हाफ लेना होगा, एवरेज सैलरी कंप्यूट करनी होगी, और नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड में यहां पे मुझे इग्नोर करना होता है फ्रैक्शंस को। 15 आ जाएगा। 15 ईयर 9 मंथ्स लिखा है ना, तो वहां पे उसको केवल 15 ईयर्स कर दूंगा। ठीक है सर। अब कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ computing exempted amount of gratuity in case of non-government employee who is not covered.
अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है। अब यहां पे थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, ठीक है। आओ ध्यान से देखते हैं किस तरीके से। हमें चाहिए रिटायरमेंट से पहले के 10 महीनों की एवरेज सैलरी, है ना। अब इन भाई साहब की रिटायरमेंट कब हुई थी जरा बताना मुझे। 1 मार्च को हुई थी, ठीक है ना। आप 1 मार्च को 28 फरवरी भी मान सकते हैं। 28 फरवरी से यानी कि फरवरी का महीना इंक्लूड करके पीछे 10 महीने पहले जाओ, क्या मिलता है तुम्हारे को, जल्दी बताओ, बोलो कौन सी डेट आती है। सिंपल सी बात है, अगर हम अप्रैल से फरवरी जाते हैं, काउंट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अप्रैल से फरवरी हम जब गए थे तो हमें 11 महीने लगे थे और अपने को रिक्वायरमेंट है 10 महीने की। तो यहां से अप्रैल को अगर भगा दूंगा तो मई से लेकर के फरवरी तक चेक करो 10 महीने होते हैं क्या, बोलो। यस सर। होते हैं ना। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा यहां मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कि बेटा बात सुनो, ध्यान से सुनना, तसल्ली से। अगर क्वेश्चन तुम्हारा शुरू हो रहा होता, ध्यान से सुन लो, अप्रैल से, क्वेश्चन तो शुरू होता है अप्रैल से, और ये पर्सन रिटायर हो रहा होता जुलाई में, तो टेंशन नहीं लेना। मान लो 1 जुलाई को वो रिटायर हो रहा है, तो हमारे पास तो सर अप्रैल से लेकर के जून तक के सिर्फ 3 ही महीने हैं। अब हम पिछला रिकॉर्ड कहां से लाएं, तो हम ये मान लेंगे उससे पहले भी इसकी सैलरी सेम ही रही होगी। तो पिछले 7 महीनों के लिए, मतलब 3 महीने तो ये मिल गए ना, पिछले 7 मंथ्स के लिए हम कहां घुस जाएंगे, पिछले साल में घुस जाएंगे। और क्योंकि हमें लास्ट ईयर का डाटा अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम क्या मान लेंगे, जो करंट ईयर में सैलरी है वही लास्ट ईयर में भी रही होगी, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो अगर 3 महीने का क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया हुआ हो तो टेंशन मत ले लेना कहीं कि सर हम 10 महीने का डाटा कहां से लेके, एज्यूम कर लेंगे कि उनकी सैलरी पिछले 7 महीने में, पिछले साल के 7 महीनों में भी सेम ही रही होगी। ओके, वो तो इजी हो जाएगा बल्कि। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास में सैलरी थी पहले 8 महीने, ओ 8,000 कितने महीने तक सर, 7 महीने तक नहीं सर अगस्त की 31/8 6 तक। महीने तक। अगस्त क्या बेटा, ये सर हमने 4 लिया महीने है हैं। मई टू अगस्त, अगस्त। एवरेज लिख दिया वहां पे भी मैंने, ठीक है जी, अगस्त। और यहां पे सितंबर टू फरवरी, तो ये 10 महीने का बन गया 48,000 और सर ये नहीं 40 सर, 8,000 इंटू 4 होगा। 8,000 इंटू, ओहो उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ 8,000 इंटू 4 और 10,000 इंटू 6, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, सर 32,000 और 32,000 और 60,000, 60,000, 92। 92,000। नंबर 2, डीए रिटायरमेंट 92,000 का 20% और उसका हाफ 9200। 9,200. यस सर, 9200। और फिक्स कमीशन ऑन सेल्स सर 2,08,330। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 2,29,160, 2,29,160
166 था ना मेरे ख्याल। मंथ्स की निकालनी है ना। हाँ, और इसका हम कर देंगे 10/11 क्योंकि ये 11 मंथ्स की थी। भाई साहब सुनो, सृजन बाबू सुनो ध्यान से, सर वही आएगा, ये वही आएगा। 10 महीने की थी। इसके ऊपर बेस्ड जो डीए रिटायरमेंट आया ना वो भी 10 महीने का आया है, और ये भी हमें 10 महीने का ही लेना है। सर हमको 10 महीने का ही बताए। कितना? 2,08,330 अभी तो कैलकुलेट यार किया तूने कुछ था। और बोला था। सर वही बोले थे। 2,08,000। 330 330। अच्छा, हाँ अब ये टोटल बताओ कितना आया। सर टोटल एक्सपेंस सर 3,95,000 नहीं 30,95,30 30,95,30। 30 3,09,530 रुपए को हम डिवाइड कर देते हैं सर 10 से। थ्री 3,09,530 है ना। यस सर। Yes, sir. 3,09,530 ये आ गया। अब हमें ये कंप्यूट करके बता दो। सर 2,32,147.5 2,32,148 147.5 कर लो इसको। हाँ अब तीनों में से सबसे छोटा यही वाला है। ठीक है जी, तो इतना माइनस हो जाएगा। हम करेंगे जी यहाँ पे केस 3 के अंदर, ओ केस 2 के अंदर रिसीव किया था उसने 25 lakhs, और एग्जाम्ड कितना अमाउंट आया था भाई? सर 2,32,148 2,32,148। अब आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 22,67,852 852 यस सर। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास में। अच्छा, अब सारा को टोटल करके कहीं ग्रॉस मत लिख देना, केस 1 केस 2, और अभी पेंशन भी है, ठहर जाओ, खत्म नहीं हुई अभी कहानी। पेंशन है, लेकिन पेंशन मंथली पेंशन है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। एक महीने की पेंशन मिली है उसको 7,000 रुपए इंटू केवल मार्च की, तो 7,000 रुपए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे क्योंकि ये अनकम्यूटेड है। ठीक है जी, केस 1 और केस 2 में से एक ही लगेगा यहाँ पे, फिर जो भी आ जाएगा वो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ठीक है जी, ये आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। केस 1 और 2 दोनों साथ में नहीं हो सकते, ये नोट कर लिया। Yes, sir. ये नोट कर लिया हमने, ये टोटल था पूरा का पूरा। अच्छा, अब नीचे ये वर्किंग नोट नोट कर लो। और सेकंड केस का सर डियरेंस अलाउंस का बताना, टीए का, रिटायरमेंट वाले का सर। देखो डीए कितना था, 20% ऑफ बेसिक सैलरी था, तो बेसिक सैलरी 92,000 है, 92,000 का 20%, और उसका 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था, तो वो मुझे बताया गया है 9,200। चेक कर लो ठीक है या नहीं है। सर ये एवरेज सैलरी
सर ये एवरेज सैलरी 10 से डिवाइड क्यों करिए सर, ये बताना एक बार। सर एवरेज एवरेज Last निकालना होता है जब हमने, तो देखो ये तो 10 महीने की सैलरी आ गई ना बेटा, ये जो 3,09,530 जो आई है, ये तो 10 महीने की सैलरी आ गई ना। जी तो इसको एक महीने पे लेके आना है, क्योंकि हमें हाफ मंथ की सैलरी चाहिए बेटा, हाफ मंथ की सैलरी जी सर। चाहिए। हाफ मंथ की तो तभी आएगी ना जब एक मंथ की सैलरी आएगी। अब ये 10 महीने की सैलरी आ गई है हमारे हाथ में, तो ये 10 महीने का डिवाइड किया 10 से, तो ये एवरेज आ गया एक महीने का, क्योंकि हमें यहाँ एक महीने की सैलरी लेंगे तभी तो आधे मंथ की सैलरी मिलेगी हमें। अगर हमने यहाँ 10 मंथ की ले ली फिर तो 5 महीने की आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। और किसी को कुछ पूछना है, मोस्ट वेलकम। मेरे को चुप रहने वालों से पूछने वाले बच्चे ज्यादा बढ़िया लगते हैं, मैं सच बता रहा हूं। और ऐसे ही बच्चों की वजह से मैं टीचर बनाऊं, कहने का मतलब अपने ऐसे ही दोस्तों की वजह से। जब हम छोटे थे ना, मैंने कोई सोचा थोड़ी था कि मैं टीचर बनूंगा, बाद में इंटरेस्ट आने लगा। तो हम लोग ऐसे ग्रुप में पढ़ते थे, और दोस्तों पे इंप्रेशन जमाने के लिए मैं घर से पढ़ के जाता था कि दोस्त है मेरा, इसको मैं पढ़ाऊंगा, मुझे भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड सर्कल में सारे ही होते थे, लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होते थे। तो सर जो आप कहना चाह रहे हो वो हम समझ रहे हैं कि किस पे इंप्रेशन आपने जमाना था। चलो जो भी था समझ गए ना तुम। तो पढ़ करके जाते थे घर से, पढ़ाई में मजा आने लगा, पढ़ाई में मजा आने लगा, दूसरों के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ने लगा, और फिर इस चीज को हम कभी छोड़ ही नहीं पाए। सीए सीएस करने के बाद, एमबीए करने के बावजूद भी नहीं छोड़ पाए। तो बढ़िया है सर कि आप पूछें, बार बार पूछें, ज्यादा अच्छा है।